उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। वे कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक थे। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी और उनके क्षेत्र के लोगों में भी शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हरबंस कपूर के आवास पर जाकर उनके पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरबंस कपूर जी राजनीतिक मूल्यों को आत्मसात करते थे। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मुखर रहे। लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता को साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड पुलिस स्मार्टनेस की ओर अग्रसर है। इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के सभी अधिकारियों ने पुलिस हेडक्वार्टर में एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने भी शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को पुलिस के कार्यों में आने वाली समस्याओं से भी रूबरू कराया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस स्मार्ट होने के साथ साथ मॉडर्न और टेक्निकल तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे किस तरह से और कुशलता लाई जाए, इसके लिए भी चर्चा की गई है। और एसीएस होम और सेक्रेटरी फाइनेंस उपस्थित थे इनॉग्रेशन सेशन में, जिसमें मेन थीम था स्मार्ट पुलिसिंग, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ साल पूर्व सभी स्टेट्स को लक्ष्य दिया था और उत्तराखंड पुलिस ने इसकी प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। उसकी जानकारी दी गई और विचार विमर्श किया गया कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। आजकल ट्रेडिशनल क्राइम की बजाय साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए एक स्पेशल और विशेष प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला जो क्राइम है। तो एक ये निर्णय लिया गया कि हमारे पुलिस विभाग इसमें बिल्कुल आधुनिक रहे, इसलिए एक जो इंडिया का बेस्ट आईआईटी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी में सबसे अच्छा है, उसके साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसमें जो खर्चा होगा वो शासन देगा और उत्तराखंड पुलिस और आईआईटी का साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये सारे हमें क्या क्या करना चाहिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और अगर क्राइम होता है तो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने के लिए वो सारी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये अपना व्यवस्था करेंगे। देखिए, पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने इसलिए किया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग का, स्मार्ट मतलब स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड टेक सेवी एंड ट्रेंड, मतलब टेक्नोलॉजिकली आगे। तो उस विजन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके अलावा बाकी जो भी इश्यूज हैं पुलिस के, हम आपस में चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल है वो आगे के लिए नीतियाँ निर्धारित करेंगे। उसी के इनॉग्रेशन सेशन के लिए हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में। उनके सामने हमने पुलिस क्या कर रही है, क्या उसका विजन है और कैसे हम उसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, इस सब के बारे में प्रेजेंटेशन किया। अपनी कुछ इश्यूज भी हमने उनके सामने रखे, वो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से चीज़ों को लिया। एक तो बहुत बड़ी उन्होंने वो क्या ही है कि हम किसी आईआईटी के साथ एमओयू करें, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे ना रहें, क्योंकि अपराधी से एक कदम आगे रहे, पीछे ना रहें। तो ये ऐसा वो एक अपना वो देकर के गए हैं। और भी उन्होंने हर जगह बहुत पॉजिटिव रूप दिखाया पुलिस के कार्यप्रणाली के प्रति और उनके इश्यूज के प्रति। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देगी जो पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखता हो, साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों में ईमानदारी से भाग लिया हो। इसके साथ साथ वह जिताऊ कैंडिडेट भी हो, तभी पार्टी उसे टिकट देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया कि इस बार पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किया है उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार को जो पूजा के लिए लोगों ने नियुक्त किया था वो पूजा तो कर नहीं पाए, और वो पूजा थी यहाँ के निवासियों की पूजा, यहाँ के निवासियों की सेवा। यहाँ के निवासियों की सेवा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल पूरी तरह विफल रही। इनके नेता मौज काटते रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और उसके बाद अब गंगा नहाने की तैयारी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन देहरादून में टीवी पर कराकर अपने पापों की इतिश्री करना चाहते हैं। उस बनावटी बातों में लोगों को डुबकी जबरदस्ती लगवाकर यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। तो मैं समझता हूं उनका ये प्रयास परवान नहीं चढ़ेगा। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में रैली करने वाले हैं और इस रैली को सफल बनाने में प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस राहुल की रैली में ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी में है। कांग्रेस का उद्देश्य इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन का है। उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी को इसी बात से समझा जा सकता है कि राज्य में छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान कांग्रेस की टीम यह मैदान संभाले हुए है। राहुल की रैली के लिए भीड़ जुटाने का बड़ा दारोमदार टिकट के दावेदारों पर रहेगा। बूथ से जितनी संख्या में भीड़ जुटेगी, टिकट पर दावेदारी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। है अगर विधायक जनप्रतिनिधि भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे तो हम और आप थोड़ी करेंगे। विधायकों को निश्चित रूप से ये तो अंदाजा सबको होना चाहिए कि लोकतंत्र में विधायक हैं, प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका जन भावनाओं को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है, और अपने नेता को सुनने के लिए यदि लोगों को लाने की उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है तो भाजपा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वयं देखना चाहिए कैसे दिहाड़ी के मजदूरों को लाया गया है, कैसे रेल का दुरुपयोग किया गया, कैसे सरकारी बसों का दुरुपयोग किया गया, कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। भाजपा मोदी जी की रैली के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए एक सभा के लिए खर्च करती है। हम तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर यदि राहुल जी की सभा को सफल बनाना जा रहे हैं, हम चाहते हैं, तो इसमें कहाँ है कोई बुराई। संत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी मेले को अंतिम संध्या पर स्वर्गीय नरेंद्र भंडारी और श्रीधर आजाद को श्रद्धांजलि दी गई और विधायक महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि पोखरी का मेला भव्य हो, जिसके लिए पूरी कोशिश की गई। तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान गाजीपुर बॉर्डर से नानकमत्ता के लिए रवाना हुए और किसानों का जत्था सितारगंज पहुंचा। आपको बता दें, जहां व्यापार मंडल समेत किसानों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लौटे किसानों को बधाई भी दी गई। आपको बता दें कि 378 दिन चले किसान आंदोलन के बाद किसानों को मिली सफलता की खुशी पूरे देश के किसान मना रहे हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि किसानों को 3 कृषि कानून वापस होने और एमएसपी समेत किसानों की मांगे सरकार द्वारा मनाने की खुशी है, लेकिन 700 किसान जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनका हमें दुख है। साथ ही कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अगर पहले 3 कृषि कानून वापस ले लेती और किसानों की मांगे मान लेती तो किसान आंदोलन में जो 700 किसान शहीद हुए हैं वह नहीं होते। सहयोग से जीता गया है हर उस छोटे व्यापारी। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक ना तो हुई है, शायद ना हो पाएगी। जिस जीत को जीतने के लिए इतनी लंबी अवधि लग गई
जो आज तक अंग्रेजों के कार्यकाल तक में नहीं लगी थी। इस समय जीत का ऐसा माहौल है, किसानों की जीत का इतना बड़ा माहौल है कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ वितरित की गई हैं। लड़ाई थी जिसको किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने साथ मिलकर लड़ा है और आज बहुत उत्साह है कि किसान दिल्ली से अपने हक जीत कर आया है। लेकिन हमें एक गम भी है, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अगर ये सरकार पहले मान जाती, ये बिल रद्द कर देती, तो हमारे 700 किसान शहीद नहीं होते। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां गौला रोड पर एक निजी कॉम्प्लेक्स के बाहर विद्युत ट्रांसफर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ग्राम प्रधानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स का मालिक अपने परिवार और कई व्यापारी के साथ धरने पर बैठ गया। कॉम्प्लेक्स के मालिक का कहना है कि ग्राम प्रधान मीना भट्ट के पति भास्कर भट्ट ने उनसे पोल और ट्रांसफार्मर लगाए जाने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, मगर पैसे नहीं देने पर उन्होंने यह पूरा तमाशा खड़ा किया। इधर मामले को बढ़ता देख उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की समझाइश कर मामला को शांत करवाया। हल्दू-चौड़ मुख्य बाजार में किसी निजी प्रतिष्ठान पे ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने से अतिक्रमण बढ़ेगा और दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा नियमानुसार धनराशि जमा की गई है, जिस पर जो है उनको ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए। मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे कॉम्प्लेक्स में जियो का मॉल खुल रहा है, उसके लिए मुझे 30 किलोवाट का यहाँ पर विद्युत कनेक्शन चाहिए था, जिसके लिए मैंने विद्युत विभाग से अप्लाई किया। उसके लिए प्रशासन का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद एस्टिमेट बना, 2,75,000 रुपये मेरे द्वारा जमा करवाए गए और उसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने की कार्रवाई की गई। उसी बीच भास्कर भट्ट प्रधान पुत्र यहाँ पर आया, मेरे घर पर आया और मुझसे बोलने लगा, बिना मेरी इजाज़त के रोड कमेटी में कैसे आपने तो पोल लगा दिए। कल यहाँ पर हम लोगों ने द्वारा प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन में हम लगातार हैं, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। अतिक्रमण हटना चाहिए। प्रशासन से हमें ये मिला है कि कल उनके द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा ये बताया गया कि हम कल 10 बजे यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करेंगे और एकाएक कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम लगा हुआ था, तो उनमें उनकी ड्यूटी लगने के कारण उनके प्रोग्राम के बाद तुरंत यहाँ पर पहुँचने के लिए हमसे SDM साहब ने बोला कि हम यहाँ पहुँचेंगे मौके पर। उत्तराखंड देवभूमि में जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, वहीं राज्य की राजधानी देहरादून बैनरों और पोस्टरों से पटी पड़ी है। आपको बता दें, हालात तो यहां तक है कि लोगों को सुविधा के लिए बने दिशा सूचक बोर्ड पर भी राजनीतिक दलों के पोस्टर्स लटक रहे हैं, जिससे आमजन और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहां नक्काशी की हुई दीवारों पर भी बैनर और पोस्टर चिपके हुए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। बैनर पोस्टरों के लिए नगर निगम ने शहर में एक होर्डिंग जोन की भी व्यवस्था की है, जहां पर लोग टैक्स का भुगतान करे होर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो कहीं भी पोस्टर लगा दिए जाते हैं। वहीं देहरादून नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक रूहेला का कहना है कि शहर में लगे अवैध पोस्टरों को हटाने का काम जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।